अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने ओहदा संभालते ही सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अहम इकदाम किए हैं। 2 दिन पहले हल्फ उठाने के साथ ही चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने 3 अहम ऐलान किए थे। पहला ऐलान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के हवाले से था, जिसकी तश्कील नौ करते हुए चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल कर लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत लिखकर 3 मुतालबात किए थे, जिनमें पहला मुतालबा यह था कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी से मुतालिक सदारती ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट फैसला करे या फिर फुल कोर्ट इजलास में तमाम जजेस उस पर इत्तफाक करें या फिर 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी को बहाल किया जाए। और चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह के तीसरे मुतालबे के मुताबिक 3 सीनियर जजेस को कमेटी में शामिल कर लिया है। चीफ जस्टिस याया अफरीदी का दूसरा ऐलान सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट इजलास बुलाने से मुताल्लिक था, जो आज हो गया है। इसके अलावा 7 नवंबर को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों की जजेस का इजलास बुलाया गया है, जबकि 8 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा। आज होने वाले फुल कोर्ट इजलास पर सबकी नजरें थी, क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइजा की रिटायरमेंट के मौके पर सुप्रीम कोर्ट में तकसीम नजर आई, वाज़ेह नजर आई और चीफ जस्टिस के फुल कोर्ट रेफरेंस और अलविदाई इशाइये में 2 सीनियर तरीन जजेस समेत सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस ने शिरकत ही नहीं की थी। मगर आज चीफ जस्टिस याया अफरीदी की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास हुआ, तो उसमें सुपरसीड होने वाले जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर समेत सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस ने शिरकत की। बल्कि सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह उम्रे की वजह से बैरून मुल्क होने के बावजूद वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शरीक हुए। बल्कि एलामिया के मुताबिक उन्होंने इजलास में अहम तजावीज़ भी दी। एलामिया में यह भी बताया गया है कि आज के इजलास में जजेस ने ज़ेर इल्तवा केसेस निपटाने के हवाले से गौर किया, जबकि अगला फुल कोर्ट इजलास 2 दिसंबर को तलब किया गया है। इसके अलावा एक और अहम मामला अब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंचेस में जजेस की तैनाती और जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाना है। और इस हवाले से अभी कोई तारीख सामने नहीं आई है कि जुडिशल कमीशन का इजलास कब होगा। ताहम जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने हुकूमत और अपोजिशन से नाम तलब कर लिए हैं। सेनेट और कौमी असम्बली से 4 अराकीन जुडिशल कमीशन के रुकन मुकर्रर होंगे, जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन से 2-2 अराकीन के नाम तलब किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस याया अफरीदी जुडिशल कमीशन के सरबराह हैं, इसलिए उन्हें आईनी बेंच का सरबराह नहीं बनना चाहिए। जबकि हाल ही में जो तनाज़ा हुआ है उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को खुद ही माजरत कर लेनी चाहिए। साथ ही राना सनाउल्लाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात के हवाले से कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक नहीं हुआ, मगर यह फैसला हुआ है कि खुर्शीद शाह की सरबराही में कायम कमेटी काम करती रहेगी। 27वीं आईनी तरमीम इत्तफाक की राय से लाई जाएगी। 27वीं तरमीम जो है उसमें जो भी होगा वो होगा कंसेंसस से, कोई एक तरफा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आने का कोई चांस नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो हमारे सीनियर मोस्ट जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब, ये पिछली जो कंट्रोवर्सी चली है और जिस तरह से चली है, मेरा नहीं ख्याल कि वो खुद भी इस बात को पसंद करेंगे कि उन्हें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो है वो सरबराह बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से तो ये एक अमूमी राय है ना कि वो तो कंट्रोवर्शियल हुई नहीं, वो तो आप तो उनके हवाले से कह नहीं सकते वो किस तरफ खड़े, तो उनको क्यों नहीं होना चाहिए फिर आईनी बेंचेस में आपके मुताबिक? आपकी राय? मेरा ख्याल है इसी वजह से उनको नहीं होना चाहिए। आप चाहते हैं कि वो जजेस वो एक चीफ जस्टिस के तौर पे बैलेंस जो है वो रखें। साइड जो है जिस फोरम ने करना है उस फोरम की सरबराही जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने करनी, तो ये कैसे मुनासिब लगेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद ही कहेंगे जी मैं ही बन जाता हूँ। जबकि मौलाना फजलुर रहमान 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाओ, फिर देखना हम दोबारा क्या हासिल करते हैं। और 27वीं तरमीम आ रही है, जो इसमें नहीं हो सका वो किया जाए, तुम्हारा बाप भी नहीं करके दिखाओ जरा, और फिर अपना हट देख लो कि तुम्हारा क्या हट किया जाता है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने 27वीं तरमीम की खबरों पर कहा है कि प्रिंटिंग प्रेस लगा लें, जितनी तरमीमें छापनी है छाप लें। 27वीं आईनी तरमीम के बारे में बाज़गाश सभी सुनने में आ रही है, तो ये तकल्लुफ़ क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे ये प्रिंटिंग प्रेस लगाएं और जितनी तरामीम है वो चलते जाए। अब बोगस असेंबली, मतलब इस असेंबली में जो हुकूमत जो है वो टोटली बोगस है, हाउस कंप्लीट है नहीं। खुदारा मुल्क को सालमियत की तरफ और बेहतरी की तरफ लेके जाए, ना कि एक करप्ट रजीम को आप टेक दे रहे हैं। ये चीज़ नहीं चलेगी, काफ़ी हो गई है, बहुत हो गई। हमारे साथ वफाक की वज़ीर इत्तलात व नशरियात तारड़ साहब मौजूद। तारड़ साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। तारड़ साहब क्या 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी हुकूमत कहीं ना कहीं पैनिक कर रही है? जिस तरीके से जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ही जैसे मंसूर अली शाह और जैसे मुनीब अख्तर साहब को शामिल किया गया, फिर फुल कोर्ट का इजलास होता है, उसमें जैसे मंसूर अली शाह साहब शिरकत करते हैं, उनका जिक्र भी है। क्या हुकूमत पैनिक कर रही है जो 27वीं तरमीम की बात कर रही है, या फिर राना सनाउल्लाह साहब मुतालबा कर रहे हैं कि जी खुद याया अफरीदी साहब भी ना हो, मंसूर अली शाह साहब भी ना हो, आईनी जो बेंच बने उसमें?
देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एक तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से कोई बाज़गश्त मैंने मीडिया पे ही सुनी है और ज़राए से ही खबरें सुनी हैं, ना तो हुकूमत के किसी इजलास में और ना ही कोई हमारी जो लीगल कमेटीज़ हैं उसके अंदर कहीं 27वीं आईनी तरमीम का जिक्र नहीं है। ये स्टोरीज़ हम पढ़ते रहे हैं, अखबारात में भी स्टोरी शाया होती रही हैं, मीडिया पे भी पढ़ते रहे हैं, मगर होता है ना कि लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, कोई गवर्नमेंट के लेवल पे कोई ड्राफ्ट आया हो, ड्राफ्ट डिस्कस हुआ हो, उसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पस जो है वो बना हो। तो 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से मेरी तो इतनी गुजारिश होगी कि क्या सराइयों से परहेज़ किया जाए, और अभी तक कोई ऐसी कंसिडरेशन नहीं है, ना ये ज़ेरे गौर आया है। मीडिया में ज़रूर खबरें चल रही हैं, मगर हुकूमती जो सर्कल्स हैं उसके अंदर अभी इस पर कोई गुफ्तशनीद, कोई मशावरत, किसी किस्म की कोई डिस्कशन नहीं हुई। वो जो राज सलाम साहब ने कहा कि जो खुर्शीद शाह साहब वाली कमेटी वो काम करती रहेगी, तो वो फिर वो क्यों काम करेगी, क्या करेगी? देखिए, पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी बनाई गई है खुर्शीद शाह साहब की ज़ेरे निगरानी, और उसका काम ये था कि लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर वो काम करे। देखिए, लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो इन्विजिट किया गया था, उस हवाले से 26वीं आईनी तरमीम एक बहुत बड़ा स्टेप है, और एक आम आदमी के लिए इंसाफ की फरहमी, इंसाफ का हसूल आसान बनाने के लिए, पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसको कम करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हवाले से जो आईनी केसेस हैं वो एक स्पेशल बेंच में जाने के हवाले से मैं समझता हूँ इट्स अ माइलस्टोन, एक संग मील की हैसियत रखता है। मगर ऑब्वियसली एक इवॉल्विंग सिचुएशन होती है। लीगल रिफॉर्म्स के हवाले से अगर पार्लियामान ये समझेगा कि मज़ीद लीगल रिफॉर्म्स की कभी भी ज़रूरत है या उस पर डिस्कशन होनी चाहिए या मशावरत होनी चाहिए, तो लीगल रिफॉर्म्स के और बड़े एस्पेक्ट्स हैं और बड़े पहलू हैं जो ज़ेरे गौर आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है कि पार्लियामान की एक स्पेशल कमेटी जो एक एम्पावर्ड कमेटी हो, तमाम सियासी जमातों की उसके अंदर नुमाइंदगी हो, वो अपना काम जारी रखेगा। तो ये खुशाइंद है मुल्क में जमहूरियत के लिए और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम है और उसको काम जारी रखना चाहिए, और वो बाकायदा तौर पे पार्लियामेंट को भी और हुकूमत को भी मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले से मशवरे भी देते रहें, सजेशंस भी देते रहें, ताकि ये मामलात जो हैं ये आगे चलते रहे खुश असलूबी के साथ। ऐसा मगर इस सब में चीफ जस्टिस बनते हैं आया अफरीदी साहब, और फिर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कमेटी है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का वापस आना, क्या हुकूमत परेशान है इस बात से? देखिए, हम ये समझते हैं कि पार्लियामान का हुकूमत का एक किरदार था, और जुडिशल अपॉइंटमेंट के हवाले से पार्लियामेंट्री कमेटी एक बनी, उसमें तमाम सियासी जमातों को नुमाइंदगी दी गई, और बड़े आइनी और कानूनी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट हुई। अब देखिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट बिल्कुल क्लियर है, उसके अंदर ये तय है कि वो कमेटी कैसे बननी है, उस कमेटी में कौन कौन बैठेगा, उसमें कैसे फ़ैसला साजी होगी। तो बिल्कुल देखिए, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, जितना हमारा किरदार बनता था हमने अदा किया, और हम तो चाहते हैं शुरू से इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो और आइन को और कानून को फॉलो किया जाए। रिजर्व सीट्स के हवाले से जो फैसला आया था उस पर हमारी रिजर्वेशन थी, और उस हवाले से हम गाहे बगाहे बात भी करते रहे। स्पीकर साहब का भी उसके हवाले से एक मौक़िफ़ मौजूद है, और हम ये समझते हैं कि आइन और कानून को इग्नोर किया गया, और पार्लियामेंट ने एक कानून पास किया था, इलेक्शन एक्ट को अमेंड किया था, रूल्स को कंसोलिडेट किया था, और उसके तहत ये लाजिम था कि उसको उस लॉ को मलूज़े खातिर रखा जाता, वो अपनी जगह पर। मगर हम ये समझते हैं कि पार्लियामान ने ही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट बनाया है, और उसके तहत जो है वो फैसला साजी का एक मैंडेट दिया है, तो उस हवाले से कतई कोई परेशानी नहीं है, और कोर्ट एम्पावर्ड है, वो इस हवाले से कमेटी बनाए, कमेटी के तहत फैसले करे, बिल्कुल उनका ये ज़रा वो फिर बाद में ऑर्डिनेंस आया था ना, जिसके तहत मुनीब अख्तर साहब को निकाला जस्टिस उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने, मगर अब वो वापस आ गए। बट अब एक और जो अहम मामला है वो है, अब जो जिन भी आप मामलात की बात कर रहे हैं, पेचीदा आईनी मामलात की, वो आईनी बेंच के पास जाने हैं, वो जुडिशल कमीशन ने बनाने हैं। अभी से राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो भी ना हो क्योंकि वो गैर मुतनाज़े हैं, तो मुतनाज़े हो जाएंगे। मंसूर अली शाह साहब इसलिए ना हो क्योंकि वो मुतनाज़े हैं। तो इस तरह तो जो भी आगे आएगा वो मुतनाज़े ही हो जाएगा, अगर इतना मुतनाज़े काम है ये। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि मुतनाज़े काम में। अब देखिए, नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत मामलात बड़े क्लियर हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की नॉमिनेशन है वो नए सिस्टम के तहत की जाएगी, और बिल्कुल जो लेट डाउन प्रोसीजर है उसको फॉलो किया जाएगा।
तो मैं नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने से कोई मुतनाज़ा हो जाएगा या किसी की शमूलियत वहाँ पे हो तो वो मुतनाज़ा होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का काम बड़ी क्लैरिटी के साथ आइनी मामलात को डील करना है, और जो रोज़मर्रा के मामलात हैं जिसमें क्रिमिनल पिटिशन्स हैं, क्रिमिनल अपील्स हैं, सिविल अपील्स हैं, कॉर्पोरेट मामलात हैं, और जो पाकिस्तानी शहरियों के मामलात हैं, वो जब रेगुलर बेंचेस में जाएंगे वहाँ से लोड कम होगा। तो मकसद तो यही था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का कोई बायस ना हो किसी तरफ, वो आइन और कानून के मुताबिक अपने फैसले कर सकें। तो जो लेट डाउन प्रोसीजर के मुताबिक नॉमिनेशन होगी आइनी बेंच की, वो ऑब्वियसली उसका एक लेट डाउन प्रोसीजर तय किया गया है, तो हम ये समझते हैं कि वो अच्छा होगा। और उसकी जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन होती है और आइनी बेंच जो है वो मार्ज़े वजूद में आता है, तो उसमें जो केसेस जाएंगे वो मेरा ख्याल है कि वो कानून और आइन के मुताबिक डिसाइड होने चाहिए और होंगे इंशाल्लाह ताला। सर, अब मसला ये कि जो भी आइनी बेंच में सीनियर तरीन होगा वो उस आइनी बेंच का सरबराह होगा। अब जस्टिस मुनीब अख्तर पे तो चले मैं सवाल ही नहीं पूछता, आप लोगों की राय वाज़ेह है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर भी राय आप लोगों की तकरीबन वाज़ेह है, मगर क्या ये रूल आउट किया जाए कि हुकूमत इसको अपोज ही करेगी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आइनी बेंच की सरबराही करें? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट के अंदर से जो भी आइनी बेंच के लिए मौजू समझा जाएगा और ये समझा जाएगा कि कानून की बालादस्ती के लिए, और आइन बड़ा क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशन की क्लॉजेस को अपहोल्ड करने के लिए जो भी एक बैलेंस के साथ सिस्टम चल सकेगा, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मगर इस हवाले से मैंने जैसे कहा कि एक प्रोसीजर लेट डाउन है, उसके मुताबिक कोशिश की जाएगी कि एक बेहतर आइनी बेंच बनाया जा सके। कि जिस तरीके से देखिए माजी के अंदर क्या होता रहा 63A, उस हवाले से मगर हुकूमत की तरफ से ये बात भी आई ना कि इन टॉप 3 को हमने चीफ जस्टिस के लिए कंसीडर कर लिया, अब आगे देखा जाएगा आईनी बेंच के लिए। यानी टॉप 3 का मतलब है कि चीफ जस्टिस को भी नहीं कंसीडर किया जाएगा आईनी बेंच के लिए, हालांकि वो हो सकते हैं मगर कंसीडर नहीं किया जाएगा। देखिए, ये अब जब बैठेंगे और इन मामलात को देखेंगे इस पे कोई हतमी फैसला किया जाएगा। मगर मैं ये समझता हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ कि 63A को रीराइट किया गया कि जी वोट डाला जाएगा, काउंट नहीं होगा। उसके बाद रिजर्व सीट का जो फैसला आया, तो ये बार बार आइन को जो पामाल किया गया है और फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो विशेष थी उसके खिलाफ जो है वो आइन को रीराइट करके जो फैसले दिए गए हैं, इसीलिए आइनी बेंच बनाया गया था कि ये शफाफियत के साथ और गैर जानिबदारी के साथ बिल्कुल अनबायस्ड होके जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले किए जाएं। तो जो बेहतर समझा जाएगा उसमें उसके मुताबिक जो है वो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन होगी, ताकि 63A जैसे फैसले ना हो सकें, रिजर्व सीट के जो फैसला आया उस जैसे फैसले ना हो सकें, और एक बिल्कुल कानून को और आइन को फॉलो किया जाए और आइन को रीराइट ना किया जाए। वो सिर्फ पार्लियामान का जो है इख्तियार है, मुकन्नना का इख्तियार है, और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी 26वीं आइनी तरमीम के बाद इस्टेब्लिश हुई है। तो उसके मुताबिक जो बेहतर समझा जाएगा उसके मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये कॉन्स्टिट्यूशन की जाएगी। सब सियासी मामले में अब तहरीक इंसाफ फिर ऐलान कर रही है कि वो सड़कों पर आएंगे और पूरे के पूरे मुल्क में आएंगे, जलसे शुरू करेंगे और फिर प्रोटेस्ट होगा और पूरे मुल्क में होगा। तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब स्टेबिलिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक भी, इसके अलावा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी 26वीं तरमीम के बाद, और तहरीक इंसाफ का भी जो खौफ था वो ख़त्म, या आपको लगता है वो ख़त्म हो गया या वो अब एक नए तरीके से सामने आ रहा होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ इस सारे प्रोसेस का पार्ट रहे हैं और उनकी जो रिजर्वेशंस थी 26वीं आइनी तरमीम को लेकर दूर की गई, और बैरिस्टर गौहर ने मौलाना फजल रहमान साहब के साथ खड़े होकर कहा कि 90% हम इस पर मुत्तफिक हैं। मसला ये हुआ कि जब ये जेल मुलाकात करने गए तो वहाँ इनको डांट डपट की गई। इनके बानी चेयरमैन PTA की तरफ से कहा गया कि जी आप यहाँ पे आइनी तरमीम पे मुशावरत करते फिर रहे हैं, कमेटी में तजवीज़ें देते फिर रहे हैं, और यहाँ पे मैं अंदर हूँ। मैंने आपको कहा था कि आप इंतशार फैलाएं, आप प्रोटेस्ट करें, आप बाहर निकालने की तरकीबें सोचें, तो आप यहाँ पे मुशावरत का हिस्सा हैं। देखिए, तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बड़ी जुर्रत दिखाई है। वो ना सिर्फ मुशावरती अमल का हिस्सा बने, उन्होंने तजावीज़ दी, वो कमेटी में बैठे, उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के ज़रिए हुकूमत से भी जो है इस पर बातचीत की, हुकूमत के अलायंस से इस पर बातचीत की, अपना मीनिंगफुल इनपुट दिया, उसको हमने बिल्कुल फैक्टर इन किया। उसके बाद ये भी अहम है कि अली अमीन गंडापुर साहब का चीफ जस्टिस के ओथ में शरीक होना, कि चारों वज़राए आला मौजूद थे, चारों गवर्नर्स मौजूद थे। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी बयानात अपनी जगह पर, मगर बाय बीइंग पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस और बाय गिविंग इनपुट, जो उन्होंने अपनी मशावरती अमल में शरीक हुए, अपनी उन्होंने जो है इस पर तजावीज़ दी, CJP के ओथ में शरीक हुए,
तो वो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, वो पार्लिमानी कमेटी में शामिल हैं, वो तमाम तर डायलॉग के अंदर जो हैं वो हिस्सेदार रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए एहतजाज का ऐलान करना, अब एहतजाज के लिए भी इनके पास नंबर्स इकट्ठे नहीं हो रहे। पहले गंडापुर साहब इस्लामाबाद आते हैं, जाहिर है वो लीडरशिप का इशू था ना। मसला यह है कि उनकी अहलिया भी बाहर, बुशरा बीबी भी जमानत हो गई उनकी, और फिर उनकी बहनें भी बाहर। तो एक जो मिसट्रस्ट आ गया था वर्कर का कि पता नहीं लीडरशिप वो बात हम तक पहुंचा रही है जो कि इमरान खान साहब कह रहे हैं या नहीं पहुंचा रही है। जब ये दो लोग बाहर हैं तो ज़ाहिर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और लोगों को बाहर निकालने की सलाहियत तो बहरहाल तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी आपके ख्याल में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पार्टी जो है वो 4-5 फैक्शंस में डिवाइडेड है। बुशरा बीबी का अपना ग्रुप है, अलीमा बीबी का अपना ग्रुप है, और इस ग्रुपिंग के तहत पार्टी के रहनुमा भी आपस में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ये डिवीजन और ग्रुपिंग रहेगी। कोई ग्रुप कहता है नेगोशिएट करें, कोई ग्रुप कहता है एहतजाज करें। और अली बिन गंडापुर देखिए, एक सीएम है प्रोविंस के, वो डी चौक पहुंचने की बजाय वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस क्या करने गए, वहां से भागे क्यों, और वहां पे रुपोश होकर उन्होंने पिछली दफा पूरे एहतजाज को सैबोटाज क्यों किया। अब ये इनकी अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का मसला है, अपनी डिविजन्स का मसला है, अंदरूनी इंतशार का ये लोग शिकार हैं। उस अंदरूनी इंतशार और खलफिशार की वजह से ये प्रोटेस्ट के लिए लोग इकट्ठे नहीं कर सके। इनका संगजानी का प्रोटेस्ट फेल हुआ, लाहौर का प्रोटेस्ट फेल हुआ। ऐसा नहीं, आपने बड़ा मैसिव क्रैक डाउन किया, उनके ऊपर बहुत ज्यादा अरेस्ट किए। ऐसा नहीं है कि वो खुद ब खुद फेल हो गया, आप लोगों ने बड़ा मैसिव क्रैक डाउन किया, गिरफ्तारियां की, जिसकी वजह से फेल हुआ। नहीं, देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये पूरा केपी के प्रोविंस से पूरा लश्कर लेके आए, किसी ने इनको नहीं रोका, ये आते प्रोटेस्ट करते। इनके वर्कर्स को कहा गया कि बाहर आओ। इनकी पार्टी की हिदायत थी कि कोई एमएनए, कोई सेनेटर, कोई बड़ा लीडर बाहर ना निकले। भाई, आप हमेशा 9 मई को अपने वर्कर को एक्सपोज किया, उन पे मुकदमात हो रहे हैं, आप उसको कोई पैरवी करने को तैयार नहीं है। उसके बाद आप यहाँ इस्लामाबाद में आप उनको एक्सपोज कर देते हैं, लीडरशिप में से कोई नहीं निकलता, और उसके बाद जो है वो आप खुद छुप जाते हैं। तो देखिए, इतना मैसिव कोई क्रैकडाउन नहीं था। इनको मोहलत भी दी गई, टाइम भी दिया गया, सिक्योरिटी भी दी गई, रूट भी बताया गया। उसके बावजूद अगर केपी में गवर्नमेंट होते हुए भी भरपूर ये समझते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी है, चले उसको भी मान लेते हैं। तो देखिए, जब लाखों का समंदर निकलता है ना शाहजेब साहब, तो कोई कंटेनर उसको नहीं रोक सकता, कोई 8-10 पुलिस वाले उसको नहीं रोक सकते। जो इनके क्लेम्स हैं, बड़े टॉल क्लेम्स हैं, उसके बावजूद ना बंदे इकट्ठे होते हैं, आपस में लड़े हुए हैं, लीडर इनके छुप जाते हैं, भाग जाते हैं। तो किस बात का एहतजाज है? हम बिल्कुल पुरसकून हैं, हमें इत्मीनान है, ये कोई प्रोटेस्ट से कोई ये कुछ भी नहीं कर सकते। और इन्होंने जो माजी में किया है, इनके लिए अब लोग निकलने के लिए भी तैयार नहीं। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे एहतजाज पर इख्तलाफात के साथ साथ तहरीक इंसाफ की कानूनी और पार्लिमानी हिकमत अमली में कन्फ्यूजन नजर आ रही है। कानूनी टीम में इख्तलाफात हैं। पार्टी के रहनुमा और कारकुन एहतजाज में मरकजी लीडरशिप की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही पार्लिमानी मामलात में भी कन्फ्यूजन नजर आ रही है। और इस सारी सूरत हाल में आज बिलाखिर इमरान खान ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपने पार्टी रहनुमाओं और सहाफ़ियों से बात की है। ये सारी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आईनी तरमीम के हवाले से तहरीक इंसाफ कितने यूटर्न ले चुकी है। पहले तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम के मामले में मौलाना फजलुर रहमान के साथ सियासी अमल का हिस्सा बनी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ कई मुलाकातें की, मगर फिर वोटिंग से पहले ये कहकर अलग हो गई कि हुकूमत हमारे अराकीन पर दबाव डाल रही है। इसी तरह जब 26वीं आईनी तरमीम हो गई तो स्पीकर ने चीफ जस्टिस के इंतखाब के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम करने के लिए नाम मांगे तो PTI ने बैरिस्टर गौहर खान, साहबजादा हामिद रजा और बैरिस्टर अली जफर का नाम दिया, मगर कुछ ही देर बाद ऐलान किया कि PTI पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेगी। हुकूमत ने पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वक्फा करके बैरिस्टर गौहर खान को मनाने की कोशिश की, मगर फिर भी PTI पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। JUI के सेनेटर की भी नहीं सुनी। और अब PTI की सियासी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला किया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जजेस की तैनाती और आईनी बेंचेस की तश्कील की जिम्मेदारी जुडिशल कमीशन की होगी, जिसकी तश्कील 9 होगी और उसमें हुकूमत के 2 अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ अपोजिशन के 2 अरकान भी शामिल होंगे। इस हवाले से जारी होने वाले PTI के इलामे के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा बनने का फैसला किया है और पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तफाक किया है। तहरीक इंसाफ के इलामे के मुताबिक सियासी कमेटी के इस फैसले की तौसीक के लिए कोर कमेटी और हतमी मंजूरी के लिए बानी चेयरमैन इमरान खान के सामने पेश किया जाएगा। इसी तरह पार्टी 26वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किया कि अगर सीनियर मोस्ट के अलावा किसी और जज को चीफ जस्टिस बनाया गया तो वो एहतजाज करेंगे, मगर जब पार्लिमानी कमेटी ने जस्टिस याया अफरीदी के नाम पर इत्तफाक किया और हफ्ते को जस्टिस याया अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी रखी गई
तो वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस तकरीब में शरीक हो गए। खुद इमरान खान ने आज अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस याया अफरीदी पर एतमाद का इज़हार किया है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर हम एतमाद करते हैं। 26वीं आईनी तरमीम पास करके मगर मुल्क के साथ गद्दारी की गई। इन तरामीम का मकसद चोरी शुदा मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। इमरान खान से सहाफ़ी ने सवाल किया कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी 26वीं आईनी तरमीम को वोट दिया। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं किसी का नाम नहीं लूँगा जिसने भी तरमीम के हक़ में वोट दिया, मुल्क के साथ गद्दारी की। इसके अलावा इमरान खान से सवाल हुआ कि आपकी पार्टी में इख्तलाफात चल रहे हैं, वर्कर्स सड़कों पर हैं, लीडरशिप गायब थी। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, मैं तो 24 दिन से सेल में था, इस पर रिपोर्ट लूँगा। अब तहरीक इंसाफ की क़यादत तो 26वीं आईनी तरमीम के मामले में मुसलसल मौलाना फजलुर रहमान के किरदार की तारीफ़ें कर रही है, मगर इमरान खान कह रहे हैं कि जिसने भी 26वीं तरमीम को वोट दिया है वो गद्दार है। इसके अलावा इमरान खान ने पार्टी में इख्तलाफात पर लाइल्मी का इज़हार किया। हालांकि पार्टी में मुसलसल इख्तलाफात की खबरें सामने आ रही हैं। इमरान खान से मुलाकात के बाद गुज़िश्ता हफ्ते तहरीक इंसाफ ने फवाद चौधरी के भाई फैसल चौधरी को पार्टी की लीगल टीम से अलग कर दिया। फिर हमारे प्रोग्राम में जुमा 25 अक्टूबर को फैसल चौधरी ने कहा कि मैंने इमरान खान को साफ बता दिया कि डी चौक पर एहतजाज में पार्टी लीडरशिप गायब हो गई थी और कारकुन बेयारो मददगार थे। फिर इसके बाद हफ्ते को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज इमरान खान के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवाई गई है। ये दरख्वास्त पुराने अटॉर्नी को इस्तेमाल करके जमा करवाई गई। इस हवाले से हमारी लीगल कमेटी ने कोई हिदायत नहीं दी थी। इस पर पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने रीपोस्ट करके लिखा कि पीटीआई लीडरशिप फैसल चौधरी मामले पर सेक्रेटरी जनरल के साथ खड़ी है। पर इसके बाद फैसल चौधरी तनकीद की जद में आ गए। फिर आज इमरान खान से मुलाकात में फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा में सुलह की खबर सामने आई। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार की खबर के मुताबिक इमरान खान ने बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी के दरमियान सुलह करा दी है। ज़राए के मुताबिक फैसल चौधरी को दोबारा इमरान खान की लीगल टीम में शामिल कर लिया गया है। इमरान खान और फैसल चौधरी कमरा अदालत में गुफ्तगू करते रहे। इमरान खान ने फैसल चौधरी को पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चलने की हिदायत कर दी है और फैसल चौधरी के जरिए फवाद चौधरी को भी पैगाम भिजवाया है कि फवाद चौधरी से कहें कि लीडरशिप और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रहें। इसके अलावा इमरान खान ने सलमान अकरम राजा को भी मामला ठीक करने की हिदायत कर दी है। फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा के दरमियान सुलह के वक्त बैरिस्टर अली जफर भी मौजूद थे। अब इमरान खान ने फैसल चौधरी और सलमान अकरम राजा में सुलह करवा दी है, मगर पार्टी में एहतजाज को लेकर इख्तलाफात मौजूद हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने आज जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें पार्टी में शोर शराबा देखने को मिलता है जब साजिशें करनी होती हैं या एक दूसरे की टांगें खींचनी होती हैं। इमरान खान के बाद हमारी कोई दूसरे दर्जे की क़यादत ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि क्या जरूरत है हमें गंडापुर साहब को आगे करने की। हमें बजाय इसके कि गंडापुर साहब को आगे रखें, उन लोगों को आगे रखें ना जो क़यादत हैं या जो एहतजाज कर सकते हैं। बाकी गंडापुर साहब की जो सपोर्ट है वो हम उससे मुस्तफीद हो सकते हैं। कोई जवाब बना के सूबे में गवर्नराज के लिए भी रास्ता हमवार हो सकता है। हमारे 11 लगभग MNAs जो हैं या सेनेटर 2 थे, ये बिक गए या हमसे टूट गए। ये हमारी नाकामी थी। हमें शोर शराबा देखने को मिलता है जब सेनेट की सीटें फिल करनी होती है, रिजर्व सीटें फिल करनी होती है या फिर साजिश है या एक दूसरे की टांगें खींचनी होती है। बहरहाल ये हो रहा है और मैं खान साहब से मिलूंगा। अगर खान साहब को मैंने पहले भी कहा था, गुजारिश की थी कि एहतजाज कमेटी बना दे और ये काम उनके हवाले किया जाए। खान के बाद हमारी शायद कोई सेकंड टियर लीडरशिप है ही नहीं, तो खान की तरफ सबकी नजरें होती हैं और मेरा ख्याल है कि ये अख्तियार किसी को डेलीगेट भी नहीं हो सकता। इसके अलावा पार्टी के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर शौकत यूसुफ भी इस हवाले से तनकीद कर चुके हैं। अगर डी चौक के ऊपर हमारी लीडरशिप मौजूद होती तो फिर तो अली अमीन गंडापुर अगर चले भी जाते तब भी हमारा प्रोटेस्ट कामयाब होता। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन खत्म करें, खुदा के लिए दबाव में ना आए और जो फैसले करें स्ट्रेट फॉरवर्ड करें। 37 साल मैंने पार्टी में गुजारे हैं, तो जो फैसले होते हैं क्या हमारी तजवीज़ जो कोई अहमियत नहीं रखती है। तो मैंने ये कहा था कि बैरिस्टर गौर बहुत बड़े वकील होंगे, हमारे चेयरमैन हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये किस खाते में लिखा हुआ है कि हम उनको फोन करें हमारे जवाब भी ना दे, मैसेज करें उसका जवाब भी ना दे। आप जो है ना निकले, पूरे पाकिस्तान में निकले। ये क्या आपने तमाशा बनाया हुआ है कि जी बस आप जाएं इस्लामाबाद में सारे छुपे फिरते रहते हैं। और ये खबर भी सामने आ चुकी है कि पार्टी के सियासी कमेटी के इजलास में अली अमीन गंडापुर और हम्माद अजहर के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। अली अमीन गंडापुर ने हम्माद अजहर से कहा कि आप खुद तो रूपोश हैं और वर्कर्स को कह रहे हैं कि बाहर निकलो। साथ ही अली अमीन गंडापुर पर पहली तनकीद हो रही है कि उनकी तवज्जो गवर्नेंस के बजाय सियासत पर है और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी नहीं है। इन्हीं हालात में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इमरान खान और तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। मैं आज यहाँ पे प्रेडिक्शन करके जा रही हूँ कि आपको देखेंगे ये फितना भी खत्म हो रहा है, इस फितने की फितनाबाजी भी खत्म हो रही है और ये जो घुस बैठिए थे सियासत में, इनकी सियासत घटिया गाली गलोच, घेराव जलाओ, आग लगा दो, हमला कर दो, तोड़ दो, फोड़ दो, महंगाई, लाकानूनियत, इनके तोहफे, ये सियासत अपने आखिरी दमों पे और अपना दम तोड़ती जा रही है। सारी सूरत हाल में इमरान खान ने आइंदा के लाए अमल के लिए आज क्या हिदायत दी हैं, सलमान अकरम राजा और फैसल चौधरी को क्या कहा है, उनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
खुशामदीद नाज़रीन। हमारे साथ वकील तहरीक इंसाफ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, जो गुज़िश्ता हफ्ते हमारे प्रोग्राम में आए इमरान खान से मुलाकात के बाद, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने इमरान खान साहब को सारी बातें बताई हैं जो बतानी चाहिए थी, बाहर आके भी वो बातें बताई हैं जो बतानी चाहिए थी, पार्टी के अंदर नाराज़गी की खबरें सामने आई, उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप और फिर उसके बाद पार्टी की वकालत से हटाने की खबरें सामने आई। आज मुलाकात हुई और ये खबर आई कि इमरान खान साहब ने सुलह कराई है सलमान अकरम राजा साहब की और फैसल चौधरी साहब की। क्या क्या इस हवाले से मामला हुए, फैसल चौधरी साहब हमारे साथ बोलें। साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले गुज़िश्ता हफ्ते जब आप हमारे प्रोग्राम में आए तो आपने बताया इमरान खान साहब की हालत कैसी थी, किस हालात में उन्हें रखा गया, उनकी दाढ़ी बड़ी होने के हवाले से आपने मीडिया पर आकर बात की। आज जब मुलाकात हुई किस हाल में थे इमरान खान साहब, पहले ये बताइएगा। जी, आज अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब जैसे आते हैं वो शेव में थे और वो पंप अप थे, और जिस तरह वो हमेशा से आते हैं और हमें उनको देख के खुशी होती है। वो पिछली दफ़ा देख के बहुत ज़्यादा मैं उसमें फ़िक्रमंद हो गया था, लेकिन आज उनको देख के मैं बहुत रिलैक्स हुआ। और ख़ान साहब ने उसी वेलर के साथ, उसी जो एक तंदही के साथ और अपने अज़म के साथ जो अपनी बातें वो मीडिया से भी की और फिर जो वहाँ पर रोस्टम में भी की, और वो जो तकलीफ़ें मैंने आपसे गुजारिश की थी जो उनको दी गई वो आज के ऑर्डर में भी रिप्रोड्यूस करवाई गई और वहाँ पर लिखवाई गई। सलमान सफदर साहब ने ये तमाम चीज़ें वहाँ पे लिखवाई भी, और वहाँ पे जो हमारे कोर्ट की तरफ से ऑब्जर्वर आते हैं उनके सामने भी ये सारी बातें खान साहब ने रखी, और फिर अलीमा साहिबा ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू करके सारे मामलात भी मीडिया तक कन्वे। और क्या आपकी और सलमान अकरम राजा साहब की सुलह कराई उन्होंने, क्या हुआ? जी, मेरा तो इख्लाफ नहीं था, लेकिन आज खान साहब ने के डायरेक्शंस के मुताबिक जो सलमान अकरम राजा बड़े भाई हैं जी, बड़े सीनियर हैं, मेरा बड़ा एहतराम है उनके साथ, उनसे बहुत सीखते हैं। और मुझे जो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन खान साहब की तरफ से जिस तरह से आई है तो ऑब्वियसली आई विल बी वर्किंग अंडर हिम, और जो उनकी गाइडलाइन होगी जिस तरह से वो हुक्म करेंगे उसके मुताबिक जो ड्यूटीज़ मेरे ज़िम्मे अगर लगाई जाएंगी तो आई विल बी परफॉर्मिंग दैम। बिकॉज अब हम जो पार्टी है उसको जो आज पीछे जो कुछ चपलिश हुई या कुछ हुई वो उन मामलों से निकल के हम अब पूरी तरह से यकसू हैं कि हम इमरान खान साहब की रहाई के लिए तमाम लोग काम करें। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो ये सियासी परसिक्यूशन हो रही है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो परसिक्यूशन हो रही है, नाजायज़ कानून मुकदमात में उनको किया है, तो उसमें हर बंदा जो है अपना अपना हिस्सा डाले, और इमरान खान साहब की रहाई के लिए हम कोशां हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि वो जितनी जल्दी हो सके अवाम में वापस आएँ। तो इस मुलाकात के बाद आप एक दफ़ा फिर लीगल टीम का हिस्सा हैं? मेरे ख़्याल में इस मुलाकात के बाद ये वाज़े हो गया कि मैं हमेशा से, जब से खान साहब ने मुझे इंटरेस्ट किया, मैं लीगल टीम का हिस्सा था और हूँ। और इस मुलाकात के बाद आप लीगल टीम के व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ गए वापस? अभी तक मैंने देखा नहीं व्हाट्सएप ग्रुप, बिन बिजी, हो सकता आ जाऊँगा, ना भी आया तो देखिए खान साहब की डायरेक्शंस आ गई हैं तो दैट इज़ इनफ फॉर मी। व्हाट्सएप ग्रुप में होना ना होना तो मैटर नहीं करता। और क्या आपको खान साहब ने कहा कि अब बाहर जाकर पार्टी के हवाले से और पार्टी के इख्तलाफात के हवाले से बात ना करें जिस तरीके से आपकी तरफ से की गई? नहीं, मैंने पार्टी के इख्तलाफात की तरफ से ना कभी बात की है, ना मैं करता हूँ, ना ये मेरा मैंडेट है। वो तो पॉलिटिकल जमात हैं जो उनके पॉलिटिकल ऑफिसर्स होल्डर हैं, वही बात करते हैं। देखिए, मैंने तो उस दिन जो है वो बात मैंने आपको ये बताई कि जो मैंने खान साहब की वहाँ पे कंडीशन देखी, मैं उसके बाद बहुत फ़िक्रमंद था उनके बारे में। और मैं ज़ाहिर है मेरा खान साहब के साथ शाहज़ेब साहब को आज का ताल्लुक़ तो है नहीं, यू ऑल्सो नो इट, वी गो बैक ईयर्स में, और मेरा उनके साथ एक अदब एहतराम का बहुत ताल्लुक़ है। और आज उनका मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना ट्रस्ट रीपोज किया और उन्होंने इस प्रपोज़ल को जो है वो कहा कि ये उसकी अप्रूवल नहीं दी कि, और मुझे वहाँ पे जो है वो ये कहा गया कि आप वो अपनी ड्यूटी करें, और इस पूरी जो कमांड के तहत और जो डायरेक्शंस दी जाएंगी सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से, और फिर यही जो है मेरा काम भी बनता है, और मैं खान साहब की के लिए जो भी कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में। साहब, जो आपके मेजर कंसर्न्स थे तो ख़त्म कराने के लिए, तो जो आपके मेजर कंसर्न्स थे वो ज़ाहिर खान साहब की हालत को देखकर थे, उनकी बेल के लिए लेट होना, फिर पार्टी का उस तरीके से लीडरशिप का एक्टिव ना होना, उस पर भी क्या खान साहब ने कोई हिदायत दूसरी तरफ की, सलमान अकरम राजा साहब को की या नहीं की? देखिए, वो बातें जो हैं वो इंटरनल हैं, वो बातें हो चुकी, मामला ओवर हो चुका। अब सुबह जो है खान साहब की 2 पिटिशनें, एक फैमिली की तरफ से, एक उनकी अपनी तरफ से वो लगी है। वो जो इसमें जेल में जो होने वाले सलूक
के ख़िलाफ़ हमने अदालतों से जो है वो रब्ता किया है। सुबह इंतज़ार पंजोता साहब का भी केस है। मेरी आपसे बिल्कुल एक गुजारिश होगी कि उनके लिए अपनी आवाज़ उठाइए। 3 हफ्ते हो गए हैं, हमें उनके वेयर अबाउट्स का नहीं पता है। IG साहब और AG साहब के साथ मुलाकात भी हुई, लेकिन उसके बाद भी उनका कोई पता नहीं चल रहा है, वो मिसिंग पर्सनस में शामिल हैं। और इस तरह के जो मामलात हैं वो भी लगे हुए हैं। तो ये सारे मामलात सुबह इंशाल्लाह लीगल टीम जो है वो देख के जैसे लीगल कमेटी फैसला करेगी उसके मुताबिक। बड़ी अफसोस की बात इंतजार पंजोता साहब के हवाले से, और हमने बार बार ज़ाहिर इस बात को प्रोग्राम में उठाया है जब भी उनके पेशी हो, जब भी उनका केस हो अदालत में या फिर दीगर मामलात हो, और हम उम्मीद करते हैं कि ज़ाहिर उन्हें प्रोड्यूस भी किया जाए। बट क्या ये दुरुस्त है कि इमरान खान साहब ने आपके ज़रिए आपके भाई फवाद चौधरी को पैगाम भेजा कि वो पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ बयानात ना दें? ये दुरुस्त बात है शाह साहब। देखिए, मैं इन मामलात में बड़ा ओपन हूँ, और मैंने पहले भी फवाद साहब की जो पार्टी पे तनकीद है उसको कभी एंडोर्स नहीं किया, और मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं है। इसी तरह से पार्टी के जो सियासी विंग है उनकी तरफ से होने वाली फवाद साहब पे तनकीद मैं समझता हूँ वो भी बेजा है और गैर ज़रूरी है। और आज खान साहब ने यही कहा कि देखिए, ये पार्टी को जो है उसको ज़रूरत है इस वक्त, और ये मैं भी समझता हूँ कि ये जो घर के मामलात हैं ये घर में होने चाहिए, चाहे साबिक ऑफिस बेरर हों या मौजूदा ऑफिस बेरर जो हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद है। तो वो उस एतमाद को हम शेयर भी करना है हमें, और उस एतमाद जिन लोगों के ज़िम्मे ये काम लगाया गया है हमने उनकी हेल्प भी करनी है जो अपने तय कर सकें। और अगर नहीं कर सकते हैं या हमें ऐसा मौका नहीं मिलता तो हमें अपने तय जो हम बेहतरी कर सकते हैं अपनी फैमिली के लिए, जो पार्टी होती है वो ख़ानदान होता है उसके लिए। और अभी हमारे जो बड़े हैं वो मुश्किलात में हैं, तो हम सबको यकसू होकर उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए काम करना चाहिए, और आपस के झगड़ों के लिए जो है वो वक्त ना है और ना ही होना चाहिए। लिहाजा आज खान साहब ने जो मुझे डायरेक्शंस दी, पहली दफ़ा उन्होंने को मैसेज दिया तो मैंने दे दिया जी। तो आगे से क्या जवाब दिया? फवाद चौधरी साहब ने कहा वो नहीं करेंगे ये सब? भी उन्होंने उस पे ऊपर मस्बत जवाब दिया है और वो बिल्कुल नहीं करेंगे, और मुझे यही उम्मीद है कि किसी तरफ से ये मामला जो है गैर ज़रूरी जो बहस है ये ख़त्म होगी, और हम खान साहब के जो ज़ात है उस पे ही सारे मरकूज़ होंगे, क्योंकि नस्बुलैन सबका एक है, वो है खान साहब की रिहाई और खान साहब की जल्द सियासत में वापसी। बहुत शुक्रिया। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करते हैं, कुछ अहम तब्दीलियाँ हो रही हैं उस पर तफसील से बात करेंगे ब्रेक के बाद। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में हैरानकुन कमबैक के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया की मजबूत टीम का सामना है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में। और इस सिलसिले में कौमी टीम का ऐलान भी हो चुका है और टीम के मुतादिद खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया रवाना हो चुके हैं, और बाकी टीम भी 1-2 दिन में ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाएगी। टीम में काफ़ी तब्दीलियां की गई हैं, और वाइट बॉल टीम का कप्तान भी तब्दील कर दिया गया है। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान अब वनडे और T20 में कौमी टीम की क़यादत करेंगे, लेकिन इस अहम सीरीज से पहले ही कौमी टीम को एक बड़ा झटका भी लगा है पाकिस्तान की। वाइट बॉल टीम के कोच गैरी क्रिस्टन ने सिर्फ 6 माह बाद ही अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उनका इस्तीफा कबूल करते हुए टेस्ट टीम के कोच जेसन गिलिस्पी को दौरे के लिए उबूरी कोच मुकर्रर कर दिया है। राय के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और गैरी क्रिस्टन के दरमियान सिलेक्शन कमेटी और टीम के इख्तियारात समेत कई मामलात पर इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है। जियो न्यूज़ की खबर के मुताबिक राय का कहना है कि गैरी क्रिस्टन बगैर इख्तियार के कोचिंग के हक में नहीं थे, और दौरा जिम्बाब्वे के लिए बाबर आजम गैरी क्रिस्टन की तजवीज़ करदा टीम का हिस्सा थे। गैरी क्रिस्टन समझते थे कि दौरा जनूबी अफ्रीका से पहले बाबर आजम को जिम्बाब्वे में खेलना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब। राशिद साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर टीम जीती है, बहुत अरसे बाद कोई जीत सामने आई, मगर फिर क्राइसिस, फिर वही तब्दीलियाँ, किस तरह देख रहे हैं आप गैरी क्रिस्टन के मामलात को, फिर इख्तलाफात? देखें, गैरी क्रिस्टन वाला जो केस है थोड़ा सा संजीदा भी है और अफसोसनाक भी है। अफसोसनाक इसलिए ये पाकिस्तान से बाहर भाग गई है, अंदर की जो पॉलिटिक्स होती है वो चल जाती है, लेकिन गैरी क्रिस्टन ने इस्तीफा दे दिया। जाहिर सी बात है, जिस तरह से वो आए थे, जिस तरह से वो लोग काम करते हैं, इख्तियारात नहीं मिल रहे होंगे तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी क्रिकेट बोर्ड की कोई ऐसी प्रेस रिलीज आई नहीं, इब्तिदाई बयानिया यही है कि उनका रेजिग्नेशन आया और हमने कबूल कर लिया और अबूरी कोच हमने लगा दिया है अपना। तो जेसन गिलेस्पी को मतलब ये आ रहा है कि अगर तो हमारा बोर्ड खुश नहीं था तो सैक कर देते उसको। बाद में लोगों के जरिए हम तक बात पहुंचाने का मकसद यही है कि वीक ग्राउंड पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड था, इस्तीफा उन्होंने दिया है। पाकिस्तान वीक ग्राउंड पे खेल रहा था जिसकी वजह से नुकसान हुआ। ये बहुत भारी नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इससे पहले मिकी आर्थर को लिया, हमने सैक कर दिया।
मोकल को लिया हमने सैक कर दिया, ग्रांड ब्रैडबर्न को लिया हमने सैक कर दिया, थकलैन को हमने सैक कर दिया, मोहम्मद वसीम को हमने सैक कर दिया, मोहम्मद यूसुफ छोड़ गए। तो बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट में हो रही हैं। रोज़ाना हम एक शो करते हैं, कंटेंट बनाने की तैयारी करते हैं, तो पीसीबी हमें खुद फ्राहम करता है, इतना मवाद दे देता है कि पूरा दिन चल रहा होता है। हमें रुकना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। गैरी कर्स्टन वाला जो मामला है बहुत सीधा नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। और जो डिमोट किया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शाहीन शाह अफरीदी को, उस पर आपका क्या कहना है ए कैटेगरी से? देखिए, दोनों की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी। शाहीन अगर टेस्ट मैच नहीं खेले, लास्ट 2 मैचेस नहीं खेले, तो इसका मतलब है 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं वो। शाहीन अगर नहीं खेल रहे, उनकी परफॉर्मेंस नीचे है, तो वो नीचे आ जाएंगे, ए से बी में आ गए। तो बाबर आजम क्यों ए में है? फिर उनको भी बी में ही आना चाहिए। बहुत सारे, जैसे टेस्ट क्रिकेट में हमें जितवाया, नोमान ने जितवाया, साजिद ने, सऊद शकील ने, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उनको कम से कम बी कैटेगरी में लेके आना चाहिए था, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है। एक ने 20 विकेट ली, 119 ली, सऊद शकील ने 134 बनाए, सलमान अली आगा ने बहुत रन किए। तो यहाँ पे थोड़ा सा होता है कि यार इन्होंने सब कुछ किया लेकिन इनको मिल कुछ नहीं रहा। यहाँ अफसोस होता है। कॉन्ट्रैक्ट में आप बी में लेके आते हैं, मगर साथ में फखर जमान, अब बहुत सारे सहाफियों को ख्याल है कि फखर जमान ने जो पीसीबी का फैसला था या प्रेस रिलीज थी उसके ऊपर नहीं ट्वीट किया था, बल्कि जो लोग सजेशंस दे रहे थे उसके ऊपर ट्वीट किया था। मगर उनके ड्रॉप होने पर तो फिटनेस की बात की है चेयरमैन पीसीबी ने, मगर साथ में उनको शो कॉज और ट्वीट का भी मामला रखा है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया है उन्हें, और टीम में भी नहीं। 15 या 16 तारीख को उनको शोकाज इशू हुआ, 21 तारीख को उन्होंने शोकाज जमा करा दिया और 7 दिन 6 दिन हो गए। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के बड़े फॉल्ट हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, क्योंकि ये गैरी कर्स्टन वाला मामला इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ही से खराब हुआ था। बाबर आजम का केस वर्ल्ड कप का इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ही से खराब हुआ था। फखर जमान का केस इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ही से खराब हुआ था। मसला ये होता है चेयरमैन आते हैं चले जाते हैं, लेकिन बाकी जो होते हैं ये डिपार्टमेंट होते हैं ना, उनकी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से चेयरमैन बदनाम होते हैं। तो अपने जो साथ के लोग हैं, नकवी साहब को चाहिए कि अपने साथ के लोगों को सर्च करके उसके बाद अपने फैसले करें, जिससे क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर को फायदा हो। फखर जमान जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेट की। बहुत शुक्रिया मौजूद थे आज। अल्लाह हाफ़िज़।